ईरान और इजरायल के युद्ध। बड़ी खबर यह है कि इजरायल और ईरान के बीच 5वें दिन संघर्ष जारी है और इजरायली रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने ईरान के सशस्त्र बलों के नवनियुक्त चीफ ऑफ स्टाफ और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों में से एक अली शादमानी को भी मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सुरक्षा बल ने दावा किया है कि उसने 5 दिनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरान के दूसरे युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ को भी ढेर कर दिया है। हमला कर ईरान के सरकारी टीवी मुख्यालय को निशाना बनाया था। यह हमला उस वक्त हुआ जब चैनल पर सीधा प्रसारण चल रहा था। इस हमले से स्टूडियो में अचानक अंधेरा छा जाता है, मलबा चारों तरफ उड़ने लगता है और इमारत में आग लग जाती है। ईरान को लेकर G7 ने बड़ा बयान भी दिया है। G7 देशों ने इजरायल का समर्थन कर दिया है और कहा है कि इजरायल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है और कनाडा में आयोजित G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका आ गए हैं, वॉशिंगटन आ गए हैं। अपनी वतन वापसी से पहले ट्रंप ने कुछ बड़ा होने के संकेत दिए हैं। उनकी वापसी की वजह मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को बताया जाता है और ऐसे में कयास लग रहे हैं कि अब अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। भारत की तरफ से ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ईरान में रह रहे भारतीयों से दूतावास से संपर्क साधने की अपील भी की गई है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा साहब भी हमारे साथ है। यूके देवनाथ साहब, बहुत जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। 5 दिनों में 2 सीडीएस ईरान के मारे जा चुके हैं और जितने प्रिसाइज ये अटैक हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि ईरान कुछ भी कर ले इनसे बच पाने में सक्षम हो पाएगा। 5 दिनों में 2 सीडीएस मारा जाना, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जी हाँ, हो ये रहा है कि मोसाद ने काफी सालों से ईरान में अपने लोन वुल्फ रखे हुए थे, स्लीपर सेल रखे हुए थे और जरूरत पड़ने पर वो समय समय पर उनको एक्टिवेट करता रहता है। मोसाद की सबसे बड़ी कामयाबी है ये है कि अपने इन स्लीपर सेल्स की मदद से वो हमें वहाँ जो छोटी खुफिया जानकारी होती है, कौन जनरल, कौन न्यूक्लियर साइंटिस्ट किस अपार्टमेंट में रह रहा है, किस मंजिल में रह रहा है, इसकी जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। और तो और आम टाइम, पीस टाइम में भी वो मोसाद वहां पर अपने जो एजेंट्स हैं उनको मोसाद बहुत पैसा पे करती है। उनके थ्रू पता करती रहती है कि कौन साइंटिस्ट का कार कैसा वाला है, कौन से मेक मॉडल का है, किस कलर का है, कार का नंबर क्या है, ताकि जब वो साइंटिस्ट ऑफिस जाता है या ऑफिस से वापस आता है तो वो उसको ट्रैक कर सके अगर जरूरत पड़े। इसी तरह से कौन सा टॉप जनरल कहाँ रहता है, किस वक्त ऑफिस जाता है, किस वक्त ऑफिस से आता है, किस रूट से जाता है, किस रूट से वापस आता है, वो उसको हमेशा रखते हैं। ये डोजियर मोसाद हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने अपडेट करती रहती है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अब इजराइल ने अपने हथियारों की मदद से एक एक करके टॉप जनरल्स को एलिमिनेट किया है। जहां तक साइंटिस्ट की बात है, देखिए IAEA की टीम तो जाती रहती है ईरान हर 3 महीने 6 महीने में और जाके वो ईरान में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनसे बात करती है। जाहिर बात है IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको न्यूक्लियर साइट में भी ले जाना पड़ता है और इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। तो रिपोर्ट में 3 चीजें काफी आम होती हैं कि वह किस किस ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिले और दूसरी बात उसका किस लेबोरेटरी में या किस वर्कशॉप में या किस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में वो गए। तो ये सारा डेटा इजराइल को लगातार मिलता रहता है। ना सिर्फ मोसाद, CIA भी इसमें मदद करती है। ईरान में बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है कि आयतुल्लाह खुमैनी के रिजीम को सपोर्ट नहीं करता है। खास तौर से ऐसे लोग जो कि ईरानियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1979 में उसके पहले उच्च पदों पर थे, लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद उन्हें या तो रिजाइन करना पड़ा या उन्हें अपदस्थ जबरदस्ती कर दिया गया या ईरान छोड़कर 1979 के बाद यूरोप अमेरिका में पलायन करना पड़ा। तो ये लोग बहुत ही इजी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है CIA के लिए, मोसाद के लिए। जी रवि अरोड़ा जी,
ट्रंप भी G7 की समिट को छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट गए हैं और बहुत से लोग अब अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या अमेरिका भी सीधे तौर पर इस जंग में ईरान के खिलाफ कूदेगा या फिर ट्रंप के वापस जाने की वजह कुछ और है? जी, मुझे लगता है कि चार कारण हैं जो ऐसा लग रहा है कि अब विश्व युद्ध का आगाज पूरी तरह से हो चुका है। क्योंकि ट्रंप का सबसे पहले तेहरान को खाली करना, वहां की आवाम को साफ निर्देश कि आप तेहरान खाली कर दीजिए, और उसके बाद चाइना, भारत समेत सभी देशों ने जिस प्रकार से अपने नागरिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। नंबर दो, जिस प्रकार से G7 की मीटिंग तुरंत बीच में ही छोड़कर वो वापस चले जाते हैं। नंबर तीन, वो रात को 10:30 बजे पेंटागन के बड़े अधिकारियों के साथ और अपने कैबिनेट के साथ एक मीटिंग करते हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से अपना सैनिक जमावड़ा उन्होंने मिडिल ईस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया है, मुझे लगता है यह साफ है कि अब अमेरिका सीधा सीधा इस युद्ध में उतरने वाला है। और अगर अमेरिका इस युद्ध में उतरता है तो उसके बाद जो होगा वो शायद तीसरे विश्व युद्ध का मैं समझता हूं आगाज होगा। क्योंकि अमेरिका के उतरते ही कई देश इसमें कूद पड़ेंगे। अभी बेशक से हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम देश कितना ईरान का साथ देंगे, लेकिन इतना तय है कि G7 के साथ आने के बाद, और क्योंकि ईरान भी कहीं ना कहीं एक सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे कुछ ऐसे देश हैं, कुछ विश्व शक्तियां हैं जो ईरान को सिर्फ मोहरा बना के इस्तेमाल कर रही हैं, जिनका मकसद अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए, पर कहीं ना कहीं ईरान को यह बात में आग लग जाती है। ईरान को लेकर G7 ने बड़ा बयान भी दिया है। G7 देशों ने इजरायल का समर्थन कर दिया है और कहा है कि इजरायल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। और कनाडा में आयोजित G7 समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका आ गए हैं, वॉशिंगटन आ गए हैं। अपनी वतन वापसी से पहले ट्रंप ने कुछ बड़ा होने के संकेत दिए हैं। उनकी वापसी की वजह मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को बताया जाता है और ऐसे में कयास लग रहे हैं कि अब अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। भारत की तरफ से ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ईरान में रह रहे भारतीयों से दूतावास से संपर्क साधने की अपील भी की गई है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार रवि अरोड़ा साहब भी हमारे साथ है। यूके देवनाथ साहब, बहुत जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। 5 दिनों में 2 CDS ईरान के मारे जा चुके हैं और जितने प्रिसाइज ये अटैक हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि ईरान कुछ भी कर ले इनसे बच पाने में सक्षम हो पाएगा। 5 दिनों में 2 CDS मारा जाना, ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जी हाँ, हो ये रहा है कि मोसाद ने काफी सालों से ईरान में अपने लोन वुल्फ रखे हुए थे, स्लीपर सेल रखे हुए थे, और जरूरत पड़ने पर वो समय समय पर उनको एक्टिवेट करता रहता है। मोसाद की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अपने इन स्लीपर सेल्स की मदद से वो हमें वहाँ जो छोटी खुफिया जानकारी होती है, कौन जनरल, कौन न्यूक्लियर साइंटिस्ट किस अपार्टमेंट में रह रहा है, किस मंजिल में रह रहा है, इसकी जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। और तो और आम टाइम, पीस टाइम में भी वो मोसाद वहां पर अपने जो एजेंट्स हैं उनको मोसाद बहुत पैसा पे करती है। उनके थ्रू पता करती रहती है कि कौन साइंटिस्ट का कार कैसा वाला है, कौन से मेक मॉडल का है, किस कलर का है, कार का नंबर क्या है, ताकि जब वो साइंटिस्ट ऑफिस जाता है या ऑफिस से वापस आता है तो वो उसको ट्रैक कर सके अगर जरूरत पड़े। इसी तरह से कौन सा टॉप जनरल कहाँ रहता है, किस वक्त ऑफिस जाता है, किस वक्त ऑफिस से आता है, किस रूट से जाता है, किस रूट से वापस आता है, वो उसको हमेशा रखते हैं। ये डोजियर मोसाद हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने अपडेट करती रहती है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अब इजराइल ने अपने हथियारों की मदद से एक एक करके टॉप जनरल्स को एलिमिनेट किया है। जहां तक साइंटिस्ट की बात है, देखिए IAEA की टीम तो जाती रहती है ईरान हर 3 महीने 6 महीने में, और जाके वो ईरान में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनसे बात करती है। जाहिर बात है IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको न्यूक्लियर साइट में भी ले जाना पड़ता है और इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। तो रिपोर्ट में 2 चीजें 3 चीजें काफी आम होती हैं।
कि वह किस किस ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिले, और दूसरी बात उसका किस लेबोरेटरी में या किस वर्कशॉप में या किस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में वो गए। तो ये सारा डेटा इजराइल को लगातार मिलता रहता है। ना सिर्फ मोसाद, CIA भी इसमें मदद करती है। ईरान में बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है कि आयतुल्लाह खुमैनी के रिजीम को सपोर्ट नहीं करता है। खास तौर से ऐसे लोग जो कि ईरानियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1979 में, उसके पहले उच्च पदों पर थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद उन्हें या तो रिजाइन करना पड़ा या उन्हें अपदस्थ जबरदस्ती कर दिया गया, या ईरान छोड़कर 1979 के बाद यूरोप अमेरिका में पलायन करना पड़ा। तो ये लोग बहुत ही इजी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है CIA के लिए, मोसाद के लिए। जी रवि अरोड़ा जी, ट्रंप भी G7 की समिट को छोड़कर वापस वॉशिंगटन लौट गए हैं और बहुत से लोग अब अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या अमेरिका भी सीधे तौर पर इस जंग में ईरान के खिलाफ कूदेगा या फिर ट्रंप के वापस जाने की वजह कुछ और है? जी, मुझे लगता है कि 4 कारण हैं जो ऐसा लग रहा है कि अब विश्व युद्ध का आगाज पूरी तरह से हो चुका है। क्योंकि ट्रंप का सबसे पहले तेहरान को खाली करना, वहां की आवाम को साफ निर्देश किया आप तेहरान खाली कर दीजिए, और उसके बाद चाइना, भारत समेत सभी देशों ने जिस प्रकार से अपने नागरिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। नंबर 2, जिस प्रकार से G7 की मीटिंग तुरंत बीच में ही छोड़कर वो वापस चले जाते हैं। नंबर 3, वो रात को 10:30 बजे पेंटागन के बड़े अधिकारियों के साथ और अपने कैबिनेट के साथ एक मीटिंग करते हैं, और उसके बाद जिस प्रकार से अपना सैनिक जमावड़ा उन्होंने मिडिल ईस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया है, मुझे लगता है यह साफ है कि अब अमेरिका सीधा सीधा इस युद्ध में उतरने वाला है। और अगर अमेरिका इस युद्ध में उतरता है तो उसके बाद जो होगा वो शायद तीसरे विश्व युद्ध का मैं समझता हूं आगाज होगा, क्योंकि अमेरिका के उतरते ही कई देश इसमें कूद पड़ेंगे। अभी बेशक से हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम देश कितना ईरान का साथ देंगे, लेकिन इतना तय है कि G7 के साथ आने के बाद, और क्योंकि ईरान भी कहीं ना कहीं एक सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे कुछ ऐसे देश हैं, कुछ विश्व शक्तियां हैं जो ईरान को सिर्फ मोहरा बना के इस्तेमाल कर रही हैं, जिनका मकसद अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए। पर कहीं ना कहीं ईरान को यह बात समझ आ चुकी है और उसने मिडिल ईस्ट के ही कुछ देशों से गुहार लगाई है कि वो बात करे अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, और वो कहीं किसी भी प्रकार से नेतन्याहू को समझाएं और इस मामले को यहीं पर ही युद्ध विराम कराया जाए। मतलब साफ है कि अब ईरान को भी पता है कि इसमें उसकी तबाही होनी तय है, लेकिन यह भी सच है कि अगर यह शुरुआत होती है, अगर अमेरिका इसमें कूदता है, तो उसके बाद चाइना भी इसमें खुले तौर पर शामिल हो सकता है और रशिया भी इसमें खुले तौर पर शामिल हो सकता है। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके पास परमाणु बम है, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 2 भागों में बढ़ती हुई दुनिया नजर आ रही है, और अगर ऐसा होता है तो यह विश्व युद्ध बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो लाठी डंडों का होगा, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध इतना तबाही वाला होगा क्योंकि उसके अंदर सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब अगर परमाणु शक्तियों का इस्तेमाल किया गया, अगर इस प्रकार से, देखिए यह बात सही है कि ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका दबाव डालकर इसको युद्ध विराम कराता है तो वह लचीला रुख अपना सकते हैं। मतलब जो वो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं या उस पर चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं मुड़ेंगे, लेकिन उसमें लचीला रुख अपनाया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब इस समय पे बहुत ही सोच समझ के कदम पूरी दुनिया को उठाने होंगे, लेकिन यह भी तय है कि अब अमेरिका का क्या कदम होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। यह बयान यह अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि इसमें यह समझ, जहां तक मुझे लगता है कि अब तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका का कूदना लगभग तय है। और ऐसा यह सिर्फ दिख नहीं रहा, यह होने वाला है, क्योंकि यह समझ लीजिए कि जिस प्रकार से G7 की मीटिंग को बीच में छोड़कर आधी रात के टाइम, मतलब करीब 10:30 बजे वो जाकर मीटिंग ले रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है। उसके बाद जिस प्रकार से जमावड़ा वो अपना पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर सैनिकों का बढ़ा, तो यह मैं समझता हूँ ये साफ साफ संदेश है कि अब जो है कहीं ना कहीं एक और हो, जब भी अमेरिका हमला करेगा तो वह बहुत ही बड़े स्तर पे करेगा, क्योंकि उसका पूरी दुनिया के लिए होगा, क्योंकि उसका दबाव, उसको मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखना है। वो चाहता है कि इस युद्ध के जरिए वो अपना दबदबा कम ना होने दे।
तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है ईरान के लिए। और खासकर मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे देश जो कट्टरपंथी हैं, जो साथ तो देना चाहते हैं ईरान का, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका से दब रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका कूदता है तो चाहे चाइना की बात करें चाहे रशिया की बात करें, इनका भी लगभग कूदना तय है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यह जो मैसेज आ रहा है फिलहाल फिलहाल यही है कि तीसरे विश्व युद्ध का पूरी तरह से आगाज हो चुका है। जी, क्योंकि देवनाथ साहब, जो बात रवि जी कह रहे हैं कि आपको लगता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है, या आपको लगता है कि नहीं, ये 2-3 देशों के बीच सीमित रहने वाला है? हो ये रहा है कि अगर हम सोचें कि कौन ऐसे दो देश हैं जो कि ईरान की तरफ से इस युद्ध को ज्वाइन करेंगे, तो ईरान को सपोर्ट देने में तो शायद चाइना हिचकिचाएगा नहीं, लेकिन चीन से फौज नहीं भेजेगा। अब चाइना जो है, चीन मशीनरी को हैवी इक्विपमेंट को, हैवी वेपन सिस्टम को ईरान भेजना चाहता है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, समुद्र के रास्ते से। तो चीन अगर समुद्र के रास्ते से बहुत, जैसे टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब ईरान की तरफ कूच करवाता है, तो चीन के इस जहाज को यूएस नेवी ने रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लेना है। तो चीन का भी फौजी तौर पर कोई खास इन्वॉल्वमेंट है नहीं। सुनने में ये आया है कि 1 या 2 चाइनीज मालवाहक हवाई जहाजों में उन्होंने कुछ तोपों के गोले, टैंकों के गोले और एंटी टैंक मिसाइलें जो होती हैं वो भेजे हैं, लेकिन इतने छोटी तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता इस युद्ध को। एक और चीज है, चीन ने जो भेजी है कंसाइनमेंट, उसमें जैसे टैंक के गोले हैं, तोप के गोले हैं, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में तोपों का युद्ध हो नहीं रहा है और ना ही होने की संभावना है। बाकी कौन सा ऐसा देश है जो कि ईरान के समर्थन में युद्ध में कूदेगा? नॉर्थ कोरिया नहीं कर सकता, वो अपने ही जंजाल में फंसा हुआ है। उसकी मिलिट्री पावर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो वहां से समुद्र के रास्ते उसको भेजेगा ईरान तक। रास्ते में ही उसको सिंगापुर के आसपास या ताइवान के आसपास यूएस नेवी या यूएस एयरफोर्स इंटरसेप्ट कर लेगी। तो कौन बचा देश? एकमात्र ऐसा देश है रशिया, जो कि ईरान के समर्थन में कुछ कर सकता है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। रूस के पास खुद की ही हथियारों की कमी पड़ रही है। ऐसे में सिंबॉलिक जेस्चर के हिसाब से वो शायद थोड़े बहुत कुछ हथियार भेज देगा ईरान को, लेकिन उससे युद्ध की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि रूस जो भी हथियार हर रोज अपने फैक्ट्री में बना रहा है, उसको वो अगले दिन ही यूक्रेन में इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है। जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल के समर्थन में फौजी तौर पे कोई देश सामने नहीं आएगा। एक ही देश है जो कि इजराइल के समर्थन में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डिप्लॉय कर सकता है, वो है अमेरिका। इंग्लैंड सुना है कि उन्होंने कुछ फाइटर विमान डिप्लॉय किए हैं, लेकिन वो बहुत सिंबॉलिक जेस्चर है, वो भूमध्य सागर में है, तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस युद्ध को। अमेरिका की जो नेवी है वो लाल सागर में तैनात है, पर्शियन गल्फ में भी तैनात है, कतार में उनका बहुत बड़ा नेवल बेस है, कुवैत में भी अमेरिका के 2 या 3 एयर शिप्स डिप्लॉयड हैं। हो सकता है कि अगर अमेरिका चाहे तो इन शिप्स से टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए ईरान के खिलाफ हमला करे, जैसा कि उसने अफगानिस्तान में किया था। अरब सागर से जो अफगानिस्तान में यूएस नेवी ने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल फायर किए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका ऐसा करेगा? ऐसा शायद अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका की तैयारी जो है अभी भी उस तरह की नहीं है कि वो ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सके। अगर हम इराक की बात याद करें, जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला कर दिया था ये बोल के कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, उस तैयारी के लिए अमेरिका को 6 महीने लगे थे। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को 1 महीने तक लगातार बॉम्बिंग करके इराक की जो फौज थी उसको नरम करना पड़ा था। और उसके बाद अमेरिका के सैकड़ों हजारों टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को सऊदी अरेबिया से इराक में घुसाया गया था और कुवैत से इराक में घुसाया गया था। तो अभी फिलहाल इस तरह की कोई प्रिपरेशन
अमेरिका की है नहीं। जी। लेकिन तेहरान को खाली करने के लिए कहा गया है रवि अरोड़ा जी, किसी भी देश की राजधानी को खाली करना यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जाता है। जितने प्रीसाइज अटैक इस वक्त इजराइल कर रहा है उसमें तेहरान भी खाली हो रहा है, और बार बार कहा जा रहा है, भारत ने भी अपने लोगों से कहा है वहां पर कि एडवाइजरी जारी करके कि अगर आप निकल सकते हैं तो तेहरान को छोड़ दीजिए। ये क्या संकेत दे रहा है? रवि जी, आपको आवाज मिल रही है? यूके देवनाथ साहब, तेहरान खाली करना क्या मैसेज देता है ये? देखिए, ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, लोगों को डराना, तेहरान में भगदड़ मचाना, ताकि वहां की जो सरकार है, चाहे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या देश की सरकार हो, उनके लिए परेशानियां खड़ा करना। तेहरान की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, तो 1 करोड़ लोग कहां जाएंगे? मैं बताता हूं कंपैरेटिवली, जैसे दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, कल कोई बोले दिल्ली खाली कर दो, ऐसा होता नहीं है। ये दुश्मन को डर धमकाने की बात होती है। अभी एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम भी बोल सकते हैं पाकिस्तान को कि रावलपिंडी खाली करके लोग चले जाएं, इस्लामाबाद खाली करके लोग चले जाएं, लाहौर को खाली कर दें, लेकिन करोड़ों लोग कहां जाएंगे? ये जो गजा में मॉडल था कि छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं, 15,000 लोग इधर चले गए, 8,000 लोग उधर चले गए, ये वो बात नहीं है। तो तेहरान खाली नहीं होगा। तेहरान खाली इसलिए भी नहीं होगा कि जब वो तेहरान को छोड़ के कहीं जाएंगे तो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहां पर, 1 करोड़ लोग हैं तेहरान में। दूसरी बात है, जाएं क्यों? क्या अमेरिका वहां एटम बम गिराने वाला है? नहीं। क्या इजराइल वहां पर एटम बम गिराने वाला है? नहीं। क्या अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर से वहां पर आम आवाम के ऊपर बमबारी करने वाला है? नहीं। अमेरिका ने अगर हमला किया भी, हवाई हमला मैं बता रहा हूं, या टोमाहुक क्रूज मिसाइल से, तो पहली चीज तो करेगा नहीं। किया भी है तो अमेरिका की वेपन्स बहुत प्रिसाइज होते हैं, वो मिलिट्री टारगेट पे गिरते हैं। ऐसा नहीं कि टारगेट पे आप रखा मिलिट्री हवाई अड्डा और बॉम्ब या मिसाइल गिरा 3 किलोमीटर इस तरफ शहर के अंदर, ऐसा नहीं होता है। तो तेहरान खाली होने वाला नहीं है। जी। क्या आपको लगता है ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक तरीके से फेल हो गया है? क्योंकि जितने भी अटैक इजराइल कर रहा है बिल्कुल सटीक निशाने पर जाकर लग रहे हैं, और जिन्हें जहां वो मारना चाह रहा है उन्हें मार दे रहा है, चाहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों, चाहे आर्मी कमांडर हों, चाहे आर्मी के चीफ हों, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी उन्हें पता है, और उनका अटैक इतना प्रीसाइज है कि वो जहां चाहते हैं वहां अटैक करके उन्हें मार देते हैं। देखिए, ईरान ने मेक इन ईरान के तहत पिछले 10 साल में बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम बनाए, और ईरान ने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम रूस से भी आयात किए, जैसे S-400। ऐसा लग रहा है कि रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल तो दे दी ईरान को, लेकिन जो मिसाइल 400 किलोमीटर तक फायर करती है वो मिसाइल नहीं दी। ईरान ने सिर्फ वो मिसाइल दी S-400 में ईरान को, जो कि 250 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा जग जाहिर थी कि अमेरिका जो है वो इजराइल एयरफोर्स को मदद कर रहा है ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करने के लिए। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में हाई फ्रीक्वेंसी का HF का इस्तेमाल होता है, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। ये हमेशा पता था कि अमेरिका ने इजराइल की मदद करनी है इनको जैम करने की। तो हो ये रहा है कि ईरान के जो सर्विलेंस रेडार हैं, जो कि इजराइल के जहाजों को ढूंढने की प्रयत्न करते हैं, वो जैम हो गए। ऐसे भी इजराइल की एयरफोर्स F-35 का इस्तेमाल करती है, जो कि आमतौर पर रडार में दिखते नहीं। तो ईरान का एयर डिफेंस नेटवर्क कभी भी वर्ल्ड क्लास था नहीं, ये जग जाहिर थी। और जब अमेरिका ने हेल्प की है इजराइल को, इजराइल की खुद की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंडस्ट्री बहुत प्रोग्रेसिव है। मैं बताता हूं,
क्योंकि भारत खुद, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी इजराइल की मदद से ही भारत के एयरफोर्स और भारत की नेवी का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बना रही है। तो जैम हो गए। ये युद्ध में होता है, टिट फॉर टैट एक्शन। वह कदम एक कदम लेता है तो उसका काउंटर एक्शन लिया जाता है, यह देश काउंटर एक्शन लेता है तो दूसरा देश काउंटर एक्शन लेता है। ये वॉरफेयर का एक हिस्सा है। हम में से जी। जो एयरफोर्स में है, हमने ये पहले ही आकलन कर लिया था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं है। हमें ये पिछले 10 साल से मालूम था, 5 साल से मालूम था, 3 साल से मालूम था। जी ठीक है रवि अरोड़ा साहब, इसका परिणाम अब क्या निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि हमने पिछले कुछ वक्त में देखा, रशिया यूक्रेन जंग तो शुरू हो जाती है, खत्म नहीं होती। इजराइल हमास जंग शुरू हो जाती है, खत्म करना आपके हाथ में नहीं है। अब यहां पर दोनों ही देश शक्तिशाली हैं, जंग शुरू कर दी गई है, कहीं रुकेगी? इसे रोकने की कोई जगह है या फिर ये अब वैसे ही चलती रहेगी जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि यह जंग शुरुआत तो हो चुकी है, अब इसको रुकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों को ही अपने अस्तित्व को बचाना है। एक तरफ इजराइल को अपने अस्तित्व को बचाना है, खासकर आपको याद होगा 1979 से पहले जब इस्लामिक क्रांति आई, उससे पहले जो थे ईरान और इजराइल में बहुत अच्छे रिश्ते थे। पर उसके बाद जैसे ही इस्लामीकरण हुआ तो वो कहीं ना कहीं एक पूरी से एक जो मुस्लिम देश है उनमें भी एक कहीं ना कहीं मन में बुआहट है कि इसको लेकर कि यह जंग जो ईरान से शुरू हुई है इसको कहीं ना कहीं अंत तक पहुंचाया जाए। और कहीं ना कहीं यही हाल इजराइल के साथ भी, क्योंकि इजराइल जानता है अगर परमाणु परीक्षण ईरान कर लेता है तो उसको तो वो उसका ये समझ लीजिए कि पूरे वर्चस्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जंग अब रुकना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों को ही अपने वजूद को बचाना है। जहां एक तरफ ईरान को लगता है कि जिस प्रकार से जो इजराइल का रवैया रहा है शुरू से उनका विरोधी रहा है और अमेरिका का को लेकर सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वो समझते हैं कि अगर वो परमाणु शक्ति बनते तो सबसे बड़ा रोड़ा जो है डोनाल्ड ट्रंप को, जिस प्रकार से नेतन्याहू जी का बयान भी आया था, तो को मानता है। तो ऐसे में एक दुश्मनी जो इस प्रकार की चल रही है, तो मुझे लगता है ये और अब भी G7 में जिस प्रकार का G7 देशों ने जो बयान दिया है, उसके बाद जो G7 की मीटिंग के बाद बयान आया है उसमें बताया गया है कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट में आतंक फैला रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आतंक का नाम देना ईरान के साथ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक इस्लामिक कंट्री के नाम पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते, तो मुझे लगता है ये दुश्मनी और ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसका जो आगाज हुआ है उसका अंत इतना आसान दिख नहीं रहा जितना लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपने देखा लगता था यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई हुई थी शायद बिल्कुल यही प्रश्न मेरा था कि लगता है कि वो थम जाएगी, लेकिन एक बार जंग शुरू होने के बाद उसे रोकना ये किसी के हाथ में होता नहीं है। समय इतने की इजाजत देता है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईरान इजराइल जंग को लेकर हर अपडेट, हर तस्वीर लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक।